तूफान, दरअसल ये है आईटीज तूफान। तो बेसिक आइडिया था जो ताबड़तोड़ तेजी आईटी सेक्टर में, आईटी स्टॉक्स में बन रही है, उसको टटोला जाए। क्यों इस तरह की तेजी बन रही है? ये जो मैसिव रीरेटिंग अंडरवे है, क्या इसमें और भी दमखम है? क्या अभी भी बेहतरीन मौके हैं यहां पे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे बेट करने के, इस तेजी को भुनाने के? मदद करने के लिए प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान और साथ साथ ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह आपको नजर आएंगे। आज हम मार्केट्स की रिंग में मुनाफे की बॉक्सिंग इन लोगों के साथ करने वाले हैं। प्रकाश सर, नाम ठीक है ना? आईटीज तूफान। बिल्कुल आशीष, मैं तो पहले थोड़ा सा चकरा गया था। एक तो मुंबई की आज बारिश को देख के लगा कोई आप नया तूफान और ला रहे हैं जिससे थोड़ी चिंता हो जाएगी, बट फिर मैंने देखा वो आईटी के साथ इट्स जो था वो आईटीएस वाला था, जो कि भाई ये है तूफान बट आईटी का है, और बहुत सही पकड़ा है आपने। तूफान अभी शुरू हुआ है और शुरुआत में संभल जाएं और उसका फायदा उठा लें तो आपकी नैया पार हो ही जाएगी। अभी शुरू हुआ है, इसके लिए इस पे मैं बात करूंगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? इतनी तेजी देखने के बाद भी क्यों और तेजी नजर आती है स्पेस में? पर ये शो कर क्यों रहा हूं, उसका बेसिक प्रीमाइस सेट कर देता हूं। वो ग्राफिकली विजुअली आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश है। किस तरह का आईटी में मैसिव आउट परफॉर्मेंस आया है। जरा इंडेक्स के रिटर्न्स दिखाइएगा। आईटी इंडेक्स को मैंने पहले कंपेयर करा निफ्टी से, पिछले एक साल का परफॉर्मेंस क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइए। निफ्टी ने 48% के रिटर्न्स दिए, उसके सामने आईटी ने 75% से ज्यादा के रिटर्न्स क्लॉक करे। तो इस तरह का आउट परफॉर्मेंस आईटी इंडेक्स में है और आईटी के स्टॉक्स बयां करेंगे। कई सारे तो दोगुने होते हुए नजर आए पिछले एक साल में, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। इस तरह की रीरेटिंग होती हुई इन स्टॉक्स में नजर आएगी आपको। क्विकली आगे बढ़े डायरेक्टर साहब। तो आपको ये इंडेक्स का परफॉर्मेंस था, स्टॉक्स का परफॉर्मेंस स्क्रीन पर आएगा, और वजह समझिए। स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, वो डिजिटल में खर्च जो हो रहा था, पर वो एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, अब जब इस क्वार्टर का भी प्रदर्शन इस तरह का देखने को मिल रहा है, बाजार जो उम्मीद कर रहा था उससे बेहतर परफॉर्मेंस है रेवेन्यूज के फ्रंट पे, तो स्ट्रीट का कन्विक्शन शायद इस स्पेस को लेकर और बढ़ रहा है। वो इस प्लेट के बाद देखते से प्लेट आएगी किस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम आया इस Q1 में, जो करेंटली जो क्वार्टर अंडरवे है। तो टीसीएस को छोड़ के, टीसीएस में भी कोर आंकड़े देखिए, कोर आईटी का परफॉर्मेंस देखिए, 4.1% का है। ये सारे आंकड़े बाजार उम्मीद से बेहतर, और ये सारे तिमाही दर तिमाही इस तरह की ग्रोथ ये कंपनीज क्लॉक कर रही हैं। इसमें आगे आंकड़े देखने को मिलेंगे आपको किस तरह के एम्प्लॉय एड्स हो रहे हैं, यानी कि नए कर्मचारी जोड़ रहे हैं। उससे भरोसा जाग रहा है कि शायद बेंच बढ़ाने की तैयारी है, डील्स रैंप अप हो रही हैं, उसमें इस्तेमाल होगा नए लोगों का। कॉन्फिडेंस दिखा रहा है वो आईटी कंपनीज का, इनकी डील विंस बड़ी स्ट्रांग है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इन कंपनीज की जो कमेंट्री आ रही है, वो कमेंट्री बड़ी स्ट्रांग आपको देखने को मिल रही है। सब कॉन्फिडेंट है आगे के आउटलुक को लेकर, सब कॉन्फिडेंट है FY22 की परफॉर्मेंस को लेकर। तो एक काम करता हूं, प्रकाश सर के पास और पार्थिव के पास जाऊं, उससे पहले जरा दो इंडस्ट्री के वेटरन्स को भी स्क्रीन पर लेकर आइए। मेरे साथ इस समय अब जुड़ रहे हैं माइंडट्री के CFO विनीत तेरेदेसाई, और साथ साथ 5F वर्ल्ड के चेयरमैन गणेश नटराजन। गणेश नटराजन को आप, गणेश सर को बहुत समय से देख रहे थे सीधी सी आवाज पे, जब जेंसार टेक के VC और CEO थे। कभी भी इंडस्ट्री में कुछ भी होता था, गणेश सर की हम लोग मदद लेते थे। तो पहले मैं जरा विनीत सर के पास जा रहा हूं। विनीत सर, ये क्या हो क्या रहा है इंडस्ट्री में? ऐसा क्या बदला है? ये पैंडेमिक के बाद से जो तूल पकड़ा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। तो इस पैंडेमिक में ऐसा क्या बदल गया इंडस्ट्री में? इतना कॉन्फिडेंस कैसे, इस तरह की रेवेन्यू मोमेंटम कैसे, इस तरह की ग्रोथ कहां से आ रही है और क्यों आ रही है? जी देखिए, कैसा हुआ पैंडेमिक में, ये दुनिया में पिछले 100 साल में पहली बार हुआ रहेगा कि सब जगह पूरी दुनिया एक समय पर बंद हो गई। आप बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी लोग 1 महीना 2 महीना रुक गए, मगर ये फिनोमेनन तो चल रहा है, हमें मालूम नहीं ये और कितनी देर चलेगा। तो ऐसे पीरियड में सस्टेनेंस आप बिजनेस कैसे करोगे? तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है डिजिटाइजेशन। आप कितना डिजिटल आपका एनवायरनमेंट रखोगे, आप उतना फ्लेक्सिबल रखोगे, जितना अजाइल रखोगे, आपकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे लेके जाओगे। ये सब चीजों को जो लोगों ने शायद 3 या 5 साल के रोड मैप पे रखा था, उसको पूरा उन्होंने एक्सेलरेट कर दिया है। आज पैंडेमिक की वजह से ये सिचुएशन आई है, कल कोई और रीजन हो सकता है। तो लोगों को अभी
सिचुएशन, लोगों का मानना ऐसा है कि हम अगर ऐसी कोई और सिचुएशन दोबारा आई तो हमें तैयार रहना चाहिए। इसलिए डिजिटाइजेशन ये अभी सबके फोरफ्रंट में, आप कौन सी भी इंडस्ट्री ले लो, कौन सी भी कंपनी ले लो, उनके लिए डिजिटाइजेशन ये अभी सबसे बड़ी मात्रा में प्रायोरिटी नंबर 1 है। डिजिटलाइजेशन, और बात सही कर रहा हूं आप विनीत सर। वो पैंडेमिक के दौरान लगा था कि ये इंडस्ट्री तूल पकड़ेगी, स्पेस तूल पकड़ेगी, पर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, ये पिछले 1.5 साल से पैंडेमिक की गिरफ्त में है। अब कंपनीज रियलाइज कर रही हैं कि अपने आप को स्ट्रक्चरली बदलने की जरूरत है, और इसीलिए वो शायद डील मोमेंटम, डील फ्लोज कंटिन्यू होते हुए स्पेस में। लेकिन एक प्लेट और दिखाऊंगा आपको, इस क्वार्टर में क्यू ऑन क्यू नई डील विंस कैसी रही है आईटी स्पेस की। वो प्लेट आपकी स्क्रीन पर पिछले साल पिछले क्वार्टर में टी से $9.25 बिलियन था, इस बार $8.1 बिलियन। विप्रो का केस में थोड़ा सा डील्स का मोमेंटम क्यू ऑन क्यू कुछ ठंडा पड़ा है। ऐसे में गणेश सर, आप डिस्कशन को सुन रहे होंगे सर। अच्छा, गणेश सर हमारे साथ साक्षात नजर आते हैं, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं और वहां पे कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं, तो साइडली मुझे उनको फोन लाइन में लेना पड़ा है। गणेश सर, ये मोमेंटम तो स्ट्रांग पड़ रहा है आईटी ने, और डिजिटलाइजेशन का बहुत तूल मिला, लेकिन ये क्यू ऑन क्यू मॉडरेशन मतलब क्या कुछ थकावट आने का डर है, या ये मोमेंटम जो पकड़ा है इट्स हियर टू स्टे, कई सालों की स्टोरी बन गई है ये? नहीं, मेरे ख्याल से तो कम से कम अगले 2-3 साल आपको ये मोमेंटम दिखाई देगा, क्योंकि इसकी 3 वजह हैं। एक तो जैसे माइंट्री के सीएफओ ने कहा, डिजिटलाइजेशन काफी बढ़ रहा है। दूसरा ये भी बात है कि सब लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से रेजिलिएंट बने अपने आईटी को। बहुत इंटर डिमांड थी, जो अभी वो डिमांड डील्स के तौर पे आ रहा है। और तीसरा जो उन्होंने देखा कि जो इंडियन कंपनीज की जो रेजिलियंस है, जैसे मैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के बोर्ड पे हूँ, और वो पैंडेमिक के प्रॉब्लम होते ही 2 हफ्ते के अंदर हमारे 40,000 लोग 7 कंट्रीज में दे वर बैक टू वर्क फ्रॉम होम। तो ये रेजिलियंस देखते हुए उनका भरोसा काफी बढ़ गया। तो मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट 2 to 3 years ऐसे ही आपको वेरी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा, और 1-2 क्वार्टर का अप डाउन तो चलते रहेगा, मगर आई थिंक ऑन अ सेक्युलर बेसिस यू विल सी ग्रोथ। ये डिजिटलाइजेशन मतलब क्या गणेश सर? कौन सी सेक्टर्स, कौन सी पॉकेट्स? मैं इसलिए क्योंकि कई सारी आईटी कंपनी नीश सर्विसेज भी ऑफर करती हैं, ये कौन सी पॉकेट्स, कौन सी सेक्टर्स दरअसल तूल पकड़ रहे हैं? मेन सेक्टर्स तो आपको जैसे मालूम होगा ही, रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज तो मेन सेक्टर्स हैं। अभी हेल्थ केयर का काफी बढ़ाव है, क्योंकि हेल्थ केयर पर काफी मोमेंटम हो रहा है सेक्टर में, और सब लोग यही चाहते हैं कि टेलीमेडिसिन वगैरह वगैरह वो तो बढ़ेगा ही। और जो मैन्युफैक्चरिंग है, खासकर की डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भी इंडस्ट्री 4.0 और काफी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं। तो मेरे ख्याल से हर एक सेक्टर में डिजिटल का इफेक्ट पड़ने वाला है। और 2 चीजें हैं, एक तो डिजिटल टेक्नोलॉजी काफी बढ़ाव में है, और दूसरा जो कोविड के कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम ये सब हुआ है, तो ये दोनों मोमेंटम दिखा रहे हैं डिजिटल में। तो इसलिए मैंने कहा बहुत वजह है जिससे कि ये आप देखेंगे कि आई थिंक डबल डिजिट ग्रोथ तो जरूर होगा। और जैसे पहले एक माहौल था कि हाई डबल डिजिट ग्रोथ था, वो भी अच्छी कंपनियों में दिखाई को मिल गई। अरे वाह, तो बढ़िया डिजिटलाइजेशन का टूल अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस वर्टिकल्स, और आने वाले कई साल तक शायद ये अच्छा मोमेंटम, ये रन कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। गणेश सर, विनीत सर, आप दोनों का धन्यवाद, क्योंकि अब मैं जरा स्पेसिफिक से जाना चाहूंगा। लेकिन दीवान सर, उससे पहले आईटी पर बुलिश होना अलग बात, लेकिन क्या आपने भी एंटिसिपेट करा था इस तरह की तेजी, इस तरह का मोमेंटम पिकअप होगा, या आपको भी इस रैली ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है? नहीं, डेफिनेटली। देखिए आशीष, आईटी में जो हो रहा है आज, जो हो रहा है, ये जो गणेश जी जो समझा रहे थे ये डिजिटलाइजेशन को लेके, ये दौर ना मुझे पिछले साल जब शुरू हुआ तो क्या चीज याद आई थी, आप मानेंगे नहीं। जो 2000 में जो Y2K का जो प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद हिंदुस्तान की सारी आईटी कंपनीज, आईटी और ITES का जो बोलबाला था, उसमें BPOs आ गए, KPOs आ गए, काफी बेसिक सर्विसेज आ गई। तो वो जो 10 साल का जो पीरियड था, वो जो ग्रोथ आपने देखा था, वैसा ही डिजिटाइजेशन की वजह से आएगा। उसके कारण है कि हमारे यहाँ टैलेंट है। ऑफ कोर्स आज टैलेंट की कमी हो रही है, क्योंकि किसी ने प्लान नहीं किया था, किसी ने इस टाइप की उम्मीद नहीं की थी, और डिमांड इतनी ग्लोबली आ रही है कि जो गणेश जी समझा रहे हैं कि नए नए
बिजनेसेस आने की बजाय पुराने बिजनेस अपने आप को डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं। तो बड़े जब बिजनेसेस में इतनी रिक्वायरमेंट आएगी तो आप मान सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसा होगा। टीसीएस की जिस टाइप की विन्स आई है, कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं, वो सब देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म स्टोरी है। इसको सिर्फ चलने के बाद लेने का कोई मतलब नहीं है। आपको कहीं भी लगे कि और कोई मार्केट साइडवेज हो रहा है या करेक्शन आने की उम्मीद है, आईटी में बने रहिए। दिस इज गोइंग टू बी मच बेटर एज अ 5 ईयर और 7 ईयर स्टोरी। ये शॉर्ट टर्म वाली चीज नहीं है, लंबा दौर है और उसमें सिलेक्टिवली आप पार्टिसिपेट करें तो बहुत फायदा हो सकता है। ओके, तो बढ़िया मोमेंटम पिकअप हुआ। अच्छा पार्थिव, पोर्टफोलियो में ओवरवेट थे आप लोग आईटी को लेकर, या ये रैली कुछ हद तक मिस आउट हो गई? देखिए आशीष जी, प्रकाश जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि काफी सालों के बाद आईटी में जिस तरह की विजिबिलिटी दिख रही है, लॉन्जिटिविटी दिख रही है, और दिस इज कंकरेंट विद लॉट ऑफ मैनेजमेंट्स, क्रेडिबल मैनेजमेंट। जैसे HCL टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट बोलते हैं कि 4 से 5 साल में हमें लग रहा है कि हमारी साइज डबल हो सकती है। TCS हो, इन्फोसिस हो, काफी दिग्गज मिड कैप आईटी कंपनीज भी उनके मैनेजमेंट्स की जिस तरह की कमेंट्री आ रही है, तो डेफिनेटली दिख रहा है कि डिजिटाइजेशन की वजह से। और हम लोग ये ऑलवेज देखते थे कि जो बड़ी कंपनीज थे उन्होंने पहले कैपेक्स चालू किया था इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू इंक्रीज ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन, और हमेशा हम लोग जब उनके क्वार्टरली नंबर्स आते थे तो देखते थे कि डिजिटल रेवेन्यू 15% हो गया, 20% हो गया। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बड़ी आईटी कंपनीज का डिजिटल जो रेवेन्यू है वो 40 to 50% हो रहा है, और आगे जाते भी ये बढ़ने वाला है। तो ये जो ट्रेंड है बहुत ही डिसरप्टिव है, और आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि इवन स्टार्टअप्स की भी बात करें तो जो डिजिटाइज स्टार्टअप्स है उसको इन डिस्प्रोपोर्शनेटली वैल्यूएशन मिल रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेटली फंडिंग मिल रहा है। और ये पूरा फंडिंग है, ये इस तरह की आईटी कंपनीज में फनल हो रहा है, इसलिए विजिबिलिटी अच्छी तरह से दिख रही है। इन टर्म्स ऑफ आईटी का वेटेज पोर्टफोलियो, हमने हमेशा बिलीव किया है कि आईटी एज अ सेक्टर पोर्टफोलियो के वेट में 15 to 25% हमेशा होना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये शेयर होल्डर फ्रेंडली सेक्टर है, इसमें कोई बड़ा कैपेक्स नहीं लगता है और बहुत सारा फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है। और हमने देखा है हिस्टोरिकली ये आईटी कंपनीज है ना कि ओनली बिजनेस मोमेंटम से उनके आरओईज बढ़ा है, लेकिन बायबैक्स करके काफी डिविडेंड्स भी उन्होंने दिए हैं। तो इट्स अ रिवॉर्डिंग, रिचली रिवॉर्डिंग सेक्टर। तो मेरा मानना है आगे जाते भी ये फ्री कैश फ्लो के जनरेशन का ट्रेंड चालू रहेगा, इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड भी मिलता रहेगा और शेयर प्राइस का अप्रिसिएशन भी रहेगा। सो कम से कम 15 से 20% का एलोकेशन हर एक पोर्टफोलियो में मेरा मानना है आईटी सेक्टर में होना चाहिए। वो हम लोग प्लेट दिखा रहे थे, कई सारे आईटी स्टॉक्स तो डबल हो गए, कईयों में डबल से ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो ये तेजी अभी इज हियर टू स्टे ना। ये वो कई लोग कहते हैं वो स्ट्रक्चरल चेंज सेक्टर्स में आते हैं, ये आईटी में वो स्ट्रक्चरल चेंज वाला मामला है क्या? तो क्या पोर्टफोलियो में मस्ट हैव होना चाहिए आईटी स्टॉक्स इस समय? आशीष, स्ट्रक्चरल चेंज बिल्कुल है। देखिए जो पी मल्टीपल्स हैं, आप वो देखिए, पहले पी मल्टीपल्स एक टाइम था जब बहुत अच्छी उस माहौल में भी 20-22 के पी मिलते थे टीसीएस को और इन्फोसिस को, और हम लोग ये सोचने लगते थे कि ये महंगा तो नहीं है। आज 35 के पीई पर भी आपको ग्रोथ दिख रहा है। तो जो चेंज आया है वो विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स की आई है, जो पार्थिव भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि, और मैंने पहले आपको बताया 2000 और 2010 के बीच में जो आईटी को ग्रोथ मिला और फिर उसके बाद 10 साल ठंडा पड़ा रहा या साइडवेज हो गया। अब जो 2020 के बाद से जो ग्रोथ दिख रहा है उसकी विजिबिलिटी का कमाल है। तो मेरे हिसाब से पी मल्टीपल तभी मिलता है जब आप आगे चल के देखते हैं कि ग्रोथ आने की उम्मीद है। तो री रेटिंग है, और स्टॉक पोर्टफोलियो में आपको अगर इंडेक्स में इतना हैवी वेट हो गया है आईटी और कंपनीज की वैल्यू 3-3 गुनी 2-2 गुनी हो चुकी है, तो आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं आपको एलोकेशन तो करना ही पड़ेगा। बट जैसे मैंने कहा, थोड़ा सिलेक्टिव रहिए कि आप ओवर पे ना करते। अरे वाह, तो सिलेक्टिव रहना है, लेकिन आईटी का तड़का मस्ट हैव है पोर्टफोलियो में। तो इस तरह की जब ताबड़तोड़ तेजी ऑलरेडी आ गई है और सिलेक्शन की जरूरत है, तो एक्सपर्ट्स की मदद लेंगे। एक काम कर रहा हूं, आईटी तूफान में एक छोटा सा ब्रेक के उस पार प्रकाश सर और पार्थिव के इस समय आईटी के सबसे बेहतरीन पिक्स लेकर लौटूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश आईटी तूफान। तो जो ताबड़तोड़ तेजी आईटी सेक्टर में आ रही है,
उसको समझने की कोशिश है, और फिर जब ताबड़तोड़ तेजी है तो कमाई के मौके टटोलने की कोशिश। और मदद करने के लिए हमारे साथ इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे प्रकाश दीवान साहब और पार्थिव शाह नजर आएंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब सब मान रहे हैं, कंसेंसस इमर्ज हो रहा है कि आईटी का जो परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू करेगा, तो कौन से स्टॉक्स में दाव लगाया जाए? दीवान साहब, पहला स्टॉक जिस पे सबसे ज्यादा कन्विक्शन बन रहा हो, अभी भी पोर्टफोलियो में रख लूं मैं? आशीष, मेरा तो कन्विक्शन सबसे बड़े स्टॉक पे ही है। नो डाउट थोड़ी सी मायूसी लोगों को आई क्योंकि उम्मीदें बड़ी थी, तूफानी माहौल है तो उसमें थोड़ी उम्मीद ज्यादा रहती है। बट टीसीएस के जो नंबर्स आए उसमें आपने जो 8 बिलियन की जो डील विंस देखी है, मतलब नए कारोबार की जो वो दिख रही है, इसके अंदर क्षमता बढ़ती हुई, उसका कहीं ना कहीं असर आपको पॉजिटिव असर लंबे समय तक दिखेगा। तो आप इत्मीनान से लेके रख सकते हैं, ये वापस री रेट होगा। और ये जो रीजनल मार्केट्स में खास करके कोविड के सेकेंड वेव को लेके जो चिंताएं थी, थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, टाइमलाइंस को नहीं कर पाए, लेकिन जो डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनके पास है, करेंसी अक्रॉस करेंसी मार्केट्स, ये नहीं कि सिर्फ डॉलर की आय पे डिपेंडेंट है, कई जगह से कारोबार आता है, कंसल्टिंग है, डिजिटाइजेशन 55% है। सो आई थिंक टीसीएस को छोड़ना नहीं चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी की तरह है आपके पोर्टफोलियो में। अगर आईटी लेना शुरू करें तो टीसीएस से तो बिल्कुल करें। हाँ, बहुत ज्यादा यहां से आप ये ना सोचे कि डबल हो जाएगा या इस टाइप का होगा जैसे छोटे शेयर्स होते हैं, बट फिर भी 3600 के ऊपर जाने की इसकी पूरी क्षमता रखता है ये, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में रादर। और वो आपको यहां से 15% की अपसाइड वाला जो सेफ्टी के साथ लेके रखने वाली चीज है वो बन जाएगी। साहब का बढ़िया वाला 36-36 का टारगेट आप लोग की स्क्रीन पर। सेक्टर दिग्गज के साथ रहें, अपने पीयर से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो होपफुली आगे अच्छा मूव देगा। और सेक्टर दिग्गज अगर सेक्टर पे दाव लगा रहे हैं तो ये तो होना ही चाहिए, और होना चाहिए ये मैं ही नहीं, दीवान साहब ही नहीं, पार्थिव भी मानते हैं। पार्थिव ने भी जब स्टॉक सिलेक्शन भेजा तो सबसे पहले टीसीएस का नाम था। पार्थिव, आपका भी कन्विक्शन सबसे ज्यादा इसी के साथ है क्या? एब्सोल्युटली, आई फुल्ली अग्री जो प्रकाश जी बोले कि ये सेक्टर में आप देखने वाले हैं कि बिग विल गेट बिगर। और यही ट्रेंड हमने इवन यूएस में देखा है कि जो बड़ी कंपनीज है जो डिजिटाइजेशन और आईटी पे फोकस रखती है वो बड़े होते जा रहे हैं। और टीसीएस नो डाउट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर, और जिस तरह का इनोवेशन करते हैं, और अच्छी बात यह है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ में ज्यादा बिलीव करते हैं। हमने देखा है कि एक्विजिशंस बहुत कम करते हैं, और इस तरह का ऑर्गेनिक ग्रोथ और कोई कंपनी ने नहीं दिखाया। बाकी सब पीयर्स ने इनऑर्गेनिक ग्रोथ से कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। टीसीएस इन हाउस करता है और मार्जिन भी सबसे बेस्ट रखता है। तो डेफिनेटली आई फुल्ली अग्री विद व्यू ऑफ प्रकाश जी कि टीसीएस आगे जाते हैं यहाँ से सेफली 20-25% रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। बढ़िया 20-25% के रिटर्न्स। पता नहीं दीवान साहब तो और पार्थिव ने मेरे ख्याल से ग्राफिक्स टीम से बात कर ली थी, इन लोग का तो फिर भी जेल कर रहे हैं कपड़े स्क्रीन के साथ। एक मैं ही ऑड वन आउट सा दिख रहा हूं, अजीब सा स्क्रीन पे नीला नीला चमक रहा हूं, और ये सब उसी कलर में जेल हो रहे हैं। अरे दीवान सर, टीसीएस के बाद अगला स्टॉक कौन सा? आशीष, एक ऐसा स्टॉक चुना है मैंने जो अक्सर चर्चा में नहीं रहता, और खास करके इन दिनों में, और उसका नाम है OFSS। पहले आपको याद हो तो ये कंपनी आईफ्लेक्स के नाम से जानी जाती थी, फिर बाहर की कंपनी ने, ओरेकल ने इसको जब लिया और इसका अधिकरण हो गया, उसके बाद इसका हुलिया थोड़ा बदल गया। बट जो बेसिक कारोबार इस कंपनी का है वो फिनटेक के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें एनेबलमेंट का, फैसिलिटेशन का काम करते हैं। ये उसमें जो आपको अगर आप फिनटेक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, मतलब ये जो पेटीएम और मोबीक्विक और इस टाइप के जो नाम आपको अब चर्चित हो रहे हैं, उनकी जो बैकबोन है उसके अंदर जो चीजें आपको चाहिए होती हैं, जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, वो ये सारी चीजें बनाते हुए काफी सालों से बना रहे हैं। एरिया ऑफ ग्रोथ जो है वो मुझे लगता है बहुत बड़ा है यहाँ पे। और कंपनी देखिए, डिविडेंड यील्ड देखिए कंपनी की, तो आप दंग रह जाएंगे। डिविडेंड इतना अच्छा खासा देती है क्योंकि इन्होंने कैश जो भी जनरेट होती है उसको डिविडेंड के रूप में देना शुरू किया है। और सेकंड चीज ये है कि आज भी वैल्यूएशन कोई बहुत स्ट्रेच्ड है नहीं। जो कंपनी की पेडिग्री है और जो कारोबार है उसको देखते हुए मुझे लगता है इसमें री रेटिंग ऑफकोर्स 3400-3500 से 4000 तक आया है, बट खैर सभी चीजें बड़ी है, तो इसका जिक्र मैंने एक बार 3500 के आसपास भी किया था। लेकिन अभी भी मुझे लगता है यहां से ये आपको बहुत जल्दी एक अच्छी अपसाइड देगा, और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा कारोबार चलता रहेगा। बट इमीडिएट बेसिस पे एक टैक्टिकल कॉल लेना हो तो OFSS के जरिए लिया जा सकता है। 36 के बाद 44 की बारी OFS का टारगेट है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का। मैं सारे स्टॉक्स रिकैप कर दूंगा, पहले ले लिए जाएं क्विकली। पार्थिव ने एक दिग्गज टीसीएस की बात करी थी और दूसरा दिग्गज भी पसंद आ रहा है, पार्थिव इन्फोसिस।
जी डेफिनेटली, अगर इन्फोसिस में भी हम देखें तो नए मैनेजमेंट मिस्टर सलील पारेख ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। उन्होंने जो ये कंपनी का जो पोटेंशियल है वो फुल्ली बाहर दर्शाया, और आगे जाते भी उनके जिस तरह के क्लाइंट विंस है, नए डील पाइपलाइंस है और जिस तरह का टीसीवीज है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है और वेरी सिमिलर रैशनल टू टीसीएस। इन्फोसिस भी आगे जाते मेरा मानना है वैल्यूएशन डिस्काउंट एज कंपेयर टू टीसीएस वो अच्छी तरह से कैचअप हो रहा है, बिकॉज ग्रोथ ट्रेंड्स काफी इंप्रूव हो रहे हैं। तो आगे जाते मुझे लगता है कि इन्फोसिस भी टीसीएस के मुकाबले अच्छा रिटर्न्स देगा। टीसीएस इन्फोसिस आगे, विप्रो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा था, इतने साल तक मशक्कत करी, अब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी भी रडार पे नहीं आया दीवान सर, ऐसा क्यों? और अगला पिक कौन सा? नहीं, विप्रो को छोड़ने का कोई और कारण नहीं है, बस यही है कि पिछले जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई वहां से अगर अभी देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है आशीष। तो थोड़ा सा हुआ है, बट नो डाउट इट्स अ बिजनेस विच इज वेरी प्रॉमिसिंग। मेरी जो पिक है, क्योंकि हम चूंकि पोर्टफोलियो में क्या चीज शामिल आज की तारीख में कर सकते हैं उसका फोकस रहा, तो मैंने एक चुनी है जो ट्रेनिंग और इसमें बहुत है, कॉर्पोरेट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, वो है एनआईटी। मतलब हर एक जना जानता है कि एनआईटी ने काम क्या किया है, और अब जो डीमर्ज होने के बाद इसका फोकस है वो कोर फोकस इसी पे वापस आ गया। इसमें कई इश्यूज रहे हैं इन द पास्ट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, कॉर्पोरेट साइड में इतना ग्रोथ नहीं आया था। बट आपने अगर एक्सेंचर के नंबर्स देखे और जो कमेंट्री देखी वो रिसेंटली जब आए थे इनके, तो उसके अर्निंग्स कॉल पे बहुत क्लियर था कि जो कॉर्पोरेट लर्निंग सिस्टम्स हैं, जो उनके सारी जो वर्टिकल, उसकी डिमांड इतनी ज्यादा दिख रही है। क्योंकि अगर आपको टैलेंट शॉर्टेज की बात विप्रो कर रहा है, टीसीएस अट्रिशन की बात कर रहा है, हर एक जगह लगा हुआ है ये बोलने कि हमारे पास लोग नहीं है, तो लोग कहां से आएंगे? लोग ट्रेन होके आएंगे, या आप लोगों को लेंगे तो कांस्टेंट ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, और वहां पे ये अपना जो स्किल सेट है वो यूज करके अपग्रेडेशन में जो जरूरत पड़ेगी उसमें पूरी तरह से सक्षम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है एनआईटी का एक वापस एक पॉजिटिव दौर शुरू हुआ है काफी समय बाद, तो उसको नजर रखी जाए, उसको पोर्टफोलियो में ले। अच्छी कंपनी है, पेडिग्री भी ठीक ठाक है, कोई इश्यूज नहीं है, और वैल्यूएशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी भी थोड़े सॉफ्ट है इस पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से, और टारगेट भी बड़े आसान, 333 के टारगेट्स के लिए करिए यहां पे अप्रूव। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, याद हो गए 36, 36, 44, 44 और 333। आप सबको भी याद होंगे दीवान सर के तीनों टारगेट जो हैं। पार्थिव के पास भी एक और बढ़िया मिड कैप आइडिया है। पार्थिव कौन सा है? रैमको सिस्टम्स, ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मैनेजमेंट पेडिग्री हम जानते हैं बहुत ही बेहतरीन है, और दे आर वेरी गुड इन ईआरपी बिजनेस, और ईआरपी में भी उनके क्लाइंटल में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स आते हैं। हम देखते हैं ई कॉमर्स का इतना बूम चल रहा है, पेंडेमिक में और बढ़ा है, डिफेंस है, फिर फैसिलिटीज मैनेजमेंट है, एविएशन में भी काम करते हैं, एचआर में भी इनके पास काफी सॉल्यूशंस है। तो मेरा मानना है कि ये कंपनी काफी हार्ड वर्क कर रही है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू माइन न्यू क्लाइंट्स, और आगे जाते जिस तरह का आउटलुक है मुझे लगता है कि ये छोटे बेस से ये कंपनी एक बेहतरीन रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकती है। और स्ट्रैटेजी यही है कि कोई भी पोर्टफोलियो में एलोकेशन होता है, 20% अगर हम आईटी की बात करते हैं तो 15% शुड बी इन द लार्ज कैप नेम्स, और 5% जितना हाई रिस्क हाई रिटर्न जैसे कंपनीज होते हैं, जब हमने जैसे देखा हैप्पीएस्ट माइंड्स ने जिस तरह का रिटर्न दिया है, मुझे लगता है कि रैमको सिस्टम्स भी एक ऐसी कंपनी है जो 5% ऑफ द पोर्टफोलियो एलोकेशन रख सकती है। सिस्टम्स, इस पे भी खरीदारी करने का कॉल। तो ये रही हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स की मार्केट के रिंग में मुनाफे की बढ़िया बॉक्सिंग, बेहतरीन पिक्स। मैं सम अप कर देता हूं, लेकिन पहले दीवान सर और पार्थिव आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन पिक्स हमें देने के लिए। तो आज के आईटी तूफान, यानी कि वो स्टॉक्स जिनमें अभी भी खरीदारी करी जा सकती है, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और बिल्कुल चेरी पिक करके हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आए। टीसीएस पे कंसेंसस है दोनों एक्सपर्ट्स का, इन्फोसिस पे भी दाव लगाना है, ओरेकल फाइनेंशियल पे खरीदारी करने की सलाह, और रैमको सिस्टम्स और एनआईटी लिमिटेड। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आईटी की तूफानी तेजी का फायदा उठाना है तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनके जरिए इस तेजी को बुनाया जा सकता है।